जो आपने कहावत सुनी है कि शर्मा जी का लड़का ये करता है, शर्मा जी का वो लड़का वो करता है, तो वो शर्मा जी का लड़का मैं ही हूँ। अच्छा, इफ यू सफर बिफोर इट इज नेसेसरी यू विल सफर मोर देन नेसेसरी। कि सरकारी नौकरी मिलना आसान है, बोला हाँ भाई आसान ही है। तो मुझे पता चला टीचिंग आने के बाद कि बहुत आसान है, यहाँ पे बस नोटिफिकेशन नहीं आता, नोटिफिकेशन आता है तो पेपर नहीं होता, पेपर हो जाता है तो आंसर की नहीं आती, आंसर की आ जाती है तो फिर इंटरव्यू की डेट नहीं आती। सो जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहेंगे, सिलेबस से पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे, मॉक लगाने से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। एग्जाम सेंट्रिक होकर तैयारी कीजिए। मतलब अगर आप एग्जाम दे रहे हैं डीएसएसबी का, तो डीएसएसबी की क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कीजिए। अगर डीएसएसबी की रिक्वायरमेंट्स एनआईओएस है तो आपको एनआईओएस पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि मैं दूसरे एग्जाम्स देकर आया हूँ, या मतलब मैं अपने आप को मानूं कि मैं तो भाई एनडीए सीडीज देकर आया हूँ तो मैं तो ये दिन को तो निकाल ही लूंगा, नहीं। और वो कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा, तू खींच धनुं की डोर, साध निशाना अपनी मंजिल पे, बाकी तो बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया भाई। और वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। क्या बात। हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। और स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है सनी भाई, जिनका अभी अभी चंडीगढ़ जेबीटी में सिलेक्शन हुआ है। क्या इनका स्कोर रहा, कितनी बढ़िया इनकी रैंक रही, और इससे पहले क्या गजब इनकी जर्नी थी। एफकेट, सीडीएस, तीनों के तीनों एग्जाम क्लियर कर रखे थे। 9 बार ये एसएसबी, मतलब एक तरह के 5 दिन का एक इंटरव्यू चलता है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है वो। तो जितने ऑफिसर रैंक के लिए बच्चे तैयार कर रहे होंगे ना एनडीए के लिए, वो बच्चे जानते भी होंगे इस चीज को। तो एसएसबी 8 कितनी बार, 10 बार एसएसबी फेस कर चुके हैं। वो एक जर्नी है। केवीएस में 150 नंबर आएंगे, 150, बट फिर भी पता नहीं क्या रहा भाई। एसएसबी फेस करने वाले बच्चे का मैं नहीं मान सकता कि यार इंटरव्यू में निकल सकता है, बट फिर भी चलो ठीक है, वो भी एक चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर लड़के ने सब कुछ जोड़ दबोड़ करके, अपनी हिम्मत नहीं आ रही। केवीएस के प्रोसेस के 1-2 महीने बाद ही चंडीगढ़ जेबीटी में रैंक 9, हाँ, तो 9th रैंक हासिल करी। चलो अब इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसएसबी, चंडीगढ़ जेबीटी, केवीएस, तीनों का एक एक्सीलेंट एग्जांपल हमारे सामने बैठा है। तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे। इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिले। अगर आपकी जर्नी बढ़िया है, आप शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, हम हमेशा रीचेबल रहते हैं। तो स्वागत है भाई आपका हमारी चैनल पे। थैंक यू सर, मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ पहले। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर मेरे को थोड़ी बहुत भी सक्सेस मिली है तो इसका मैं क्रेडिट अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। जितने भी गुरुजनों से स्कूल टाइम के हों या कॉलेज के हों या डाइट के हों, उसके बाद सर और भी लोग जितने भी, प्रतीक शिवालिक सर, और जिन जिन से भी मैंने सपोर्ट लिया, गोविंद राम सर, गौरव सर, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा। आज मेरे को जो भी सक्सेस मिली है, ये मैं सारा क्रेडिट इनको देना चाहूँगा। और थोड़ा सा अपनी किस्मत को देना चाहूँगा, जो किस्मत बहुत टाइम से रूठी हुई थी मेरे से। फॉर वट एवर रीजन्स नहीं हो पा रहा था मेरा सिलेक्शन, बट फिर भी वो कहावत है कि कोशिश करने वालों को वही मिलता है जो इंतजार करने वाले छोड़ देते हैं। नहीं, तो इंतजार करने वालों को वो मिलता है जो किस्मत कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, पर मैं उसको थोड़ा सा इस तरीके से मानता हूँ कि कोशिश आप करते रहो, क्योंकि जो इंतजार करने वाला जो छोड़ रहा है अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं जो कोशिश करते रह रहा है, जो एफर्ट कर रहा है, उसको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ही लेगा। ओ भाई, और ये तो मैंने देखी। ये चंडीगढ़ की पीआरटी की वैकेंसी में हुआ लोगों के साथ। लोगों ने शायद जब एक्सटेंड हो रहा था बार बार फॉर्म, तो लोगों को लगा कि ये नहीं होगा, पर मेरे माइंड में क्लियर था, अगर नोटिफिकेशन आया है, अगर यूटी गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो एग्जाम तो कभी ना कभी होगा। तो भाई स्टार्टिंग से बताओ, कहाँ 10 इंटरव्यू रहे, वो एक मेंटल प्रेशर प्लस एक वो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट भी आ जाता है उस टाइम पे। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक बार स्टार्टिंग से बात करते हैं। बिल्कुल, तो स्टार्टिंग से बात करेंगे तो पूरे स्टार्ट से बात कर लेते हैं। स्कूल टाइम पे मैं बहुत अच्छा टीचर, मतलब अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा स्टूडेंट मतलब जैसे जो आपने कहावत सुनी है कि शर्मा जी का लड़का ये करता है, शर्मा जी का वो लड़का वो करता है, तो वो शर्मा जी का लड़का मैं ही हूँ। अच्छा। बस आप उसमें ऐड कर लेना कि वो राय साहब का लड़का है। तो जो परफेक्ट बच्चा होता है ना, जैसे मतलब जैसे माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा हर फील्ड में अच्छा करे, मतलब स्पोर्ट्स में जाए तो वहाँ भी परफॉर्म करे, पढ़ाई में तो वहाँ भी परफॉर्म करे। तो मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा करता था, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई में भी अच्छा करता था,
आई रिमेंबर कि 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैं कभी किसी भी चीज़ में सेकंड नहीं आया। वो शायद इननेट हमारा नेचर है, हमारा बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि हमको जब सक्सेस मिलती रहती है ना तो हमें उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो शायद हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि फेलियर भी कोई चीज़ होती है, और वो शायद जो बैलेंस आउट करता है ना ऊपर वाला, वो एक बार में झटके से करता है और फिर आपको करते चले जाता है। 12th में 95% आए मेरे, ये तब की बात है जब 2017 मतलब बस मेरे इस 95 के उल्टे थे। तो नहीं सर, तो फिर क्या हुआ कि ये 2017 का रिजल्ट आया, उसमें 95% आए मेरे, और उसके बाद मतलब मेरे को ये था कि क्लैरिटी हो गई थी 11th क्लास से, क्योंकि मेरे कजन जो ब्रदर थे वो एयरफोर्स में थे। अच्छा। तो उनका ये था कि वो एयरफोर्स में थे, तो मेरे को भी एक पैशन था कि मतलब हाँ जाना है तो आर्म फोर्सेज में ही करना है, बट ये था कि मेरे को एयरफोर्स में नहीं जाना, मेरे को मिलिट्री ज्वाइन करनी है, मतलब इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, ठीक है। और वहाँ पे करना है और कुछ अच्छा ही करना है। मतलब उसमें अच्छा वैसे होता है कि मैरून बैरक चाहिए अपने को और पैरा कमांडो बनना है। फिर मैंने 12th में आती मतलब NDA 2, आई रिमेंबर NDA 2 दिया मैंने 2016 का। हाँ ठीक है। उस टाइम पे मैं एलिजिबल हो गया था कि मतलब उसमें ऐसा रूल होता है कि आप 12th पास अपीयरिंग में आप दे सकते हैं, तो मैंने दिया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो फिर मेरे को और कॉन्फिडेंस बढ़ा, मतलब यार रिटर्न मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैं SSB देने गया, SSB में भी अच्छे से मेरे को पूरा प्रोसेस पता था कि मतलब भैया ने मुझे एक्सप्लेन कर रखा था कि कैसे कैसे आपको पहले दिन जाना है और स्क्रीनिंग और ये सारी चीज़ें प्रोसेस होगा। तो मतलब फर्स्ट में क्या होता है कि फर्स्ट डे में ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं और उसके बाद 4 दिन तक कुछ सेलेक्टेड लोग ही होते हैं जो आगे सर्वाइव करते हैं, और फिर 5th डे का कॉन्फ्रेंस आउट होता है। तो इस तरीके से NDA 2 2016 का हुआ, NDA 1 2017, NDA 2 2017। वो बस फिर तो फिर वो उसमें चला गया, फिर मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए, क्योंकि उसमें एज लिमिट होती है कि इतनी एज लिमिट के बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते। पर वो मोटिवेशन खत्म नहीं हुआ कि मतलब मेरा नहीं हुआ 3 अटेम्प्ट में, मेरे फर्स्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ और बाकी में सेकंड में स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट। तो फिर ये आपका पहले NDA का करते रहे आप ट्राई, हाँ जी। फिर CDS, फिर साथ में FCAT वगैरह, और फिर उसके अलावा टेक्निकल एंट्रीज भी दिए थे 2-3। अच्छा, टोटल मिला के आप 10। वो FCAT में मैं दिया एग्जाम, तो फिर मेरे को लगा कि आप FCAT में जाना नहीं चाहिए। हाँ। मैंने उसे छोड़ दिया, मतलब ऐसे 12 थे, मतलब मेरे को सही में लगा कि मेरे को जैसे UPSC जो कंडक्ट कराती है वो टफर एग्जाम्स होते हैं, और जो FCAT कराती है वो अपने खुद का बोर्ड कराती है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा इजी लगता था, तो मुझे लगता था, और उसमें फिर ऐसा भी कहते थे कि शायद ज़्यादा स्क्रीन आउट हो जाते हैं लोग, तो फिर मेरे को वहाँ पे जाना। फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी बहुत थी, जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना तब आप भाव लगाना शुरू करते हैं। एक्चुअली नहीं होता है ऐसा, जब ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि आप इंसान हो और आपको सोचना पड़ेगा। वो ना भाई, नेचर भी तो आपको हम्बल डाउन करेगी ना, हम्बल डाउन करता है वो चीज़। हाँ। तो फिर ऐसे 12-13 अटेम्प्ट थे, मतलब दिए मैंने 10 के करीब अटेम्प्ट थे। तो ऐसा नहीं लगा कभी, मतलब जब 10 खत्म हुए फिर उसके बाद आप जब बाहर आए, आपको बाहर की दुनिया दिखी, भाई अब मुझे वही करना है जो बाकी बच्चे कर रहे हैं? नहीं, मैंने इस तरीके से नहीं सोचा। मतलब अब मेरे पास अलग क्या है इनसे, बाकी 2 बच्चे मतलब टीचर ही बनना चाह रहे हैं, मैं भी टीचर ही बनूंगा। अब मेरे पास पर्सपेक्टिव है, मेरे पास सोचने का तो अलग तरीका है, मेरे को बच्चों के साथ कनेक्ट करने का अलग तरीका है, जैसे मैं चीज़ों को अलग तरीके से सोच पाता हूँ। क्योंकि जैसे एग्जांपल, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं एक SST का टीचर बनता हूँ या मैं बच्चों को क्लास में EVS पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने और टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा, मैं उनकी किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट द पॉइंट इज मैंने और देखा कि सब सिर्फ बुक्स तक सीमित हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद हमने पर्सपेक्टिव ज़्यादा देखा है वो चीज़, तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमको हेल्प करेगा। प्लस दूसरी चीज़ कि अगर मैं इसको नेगेटिव माइंडसेट से लेके जाऊंगा आगे कि यार मैंने तो इतने अटेम्प्ट दिए, इतने साल दिए, मेरे को कुछ नहीं मिला और मैं 0 हो गया, तो फिर वो मेरी ही पर्सनैलिटी को खराब करेगा। और कहीं ना कहीं जो आपने नॉलेज गेन की ना भाई 10 साल में, 10 साल कह रहा हूँ, 10 अटेम्प्ट्स में प्लस उनकी तैयारी में, इतने साल आप टॉप पर रहे उसमें, तो वो चीज़ें आप होल्ड ऑन करते रहे और साथ आ ही रही है। अब जो वो जहाँ सक्सेसफुल हुए वहाँ ऐसे नहीं है बस आप गिर पड़ के पास ही हुए, वहाँ फिर बढ़िया रैंक आई, वो चीज़ें फिर अब बच्चों के सामने भी है। तो ये चीज़ तो है अभी, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बढ़िया हुआ आपका। कभी सेल्फ डाउट नहीं आया? बहुत बार आया कि यार कब, मतलब एक वो अल्टीमेट, देख हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए? जॉब के लिए तो कर रहे हैं ना। कि यार एक बार एक कहीं ना कहीं मन में रहता तो यार एकदम पैसे आएंगे बढ़िया, मैं भी कुछ भी ले सकता हूँ। बेशक हमारे पेरेंट्स कभी हमें मना नहीं करते, पर एक होता है ये चीज़ ना, एक अलग है कि बस पैसे आ जाए, अकाउंट में भरा हो, चाहे हमें पेरेंट्स को देने हैं पर हम दें तो सही। वो एक
होती है ना वो चीज, वो वाइब, जो बच्चा टीचर बनना चाहता है, मतलब जो जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, जो हसल कर रहा है फिलहाल, वो बिल्कुल समझ सकता है ना। तो कभी ऐसे मन में सेल्फ डाउट नहीं आया कि बिल्कुल बिल्कुल, कब बहुत होगा बहुत भाई, ज़्यादा कितना गिरूं? और बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आया। और अच्छा। मतलब थोड़ा आता रहता है, मतलब ये रियलिटी है, मतलब और एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और ऐसा कोई हीरो वीरो भी नहीं है, और वो पिक्चरों में जो हीरो होते हैं वो हीरो होते होंगे, पर रियल लाइफ में होता है कि हम प्रोसेस में करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। इवन जो उधर के 10 अटेम्प्ट थे उसमें भी बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं सेल्फ एनालिसिस करता था, और जर्नी में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, मतलब आपको सेल्फ डाउट होता है, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ सुना देते हैं और आपको तो बुरा फिर लगता उससे है, अच्छा बाहर लगता है। कैसे निकलते हैं? उससे बाहर इस तरीके से निकलते हैं कि हम अपने पास्ट के सक्सेसेस को देखते हैं। मतलब मैं तो देखता था, मैं अपने पास्ट को देखता था कि यार मैंने इतना किया है और मेरे अंदर पोटेंशियल था तभी मैं कर पाया, एग्जैक्टली। और मैं आगे भी कर सकता हूँ अगर मैं करता रहूँ। पर अगर मैं नेगेटिव हो जाऊंगा यहाँ से तो वो मेरा बुरा ही होगा और अच्छा नहीं होने वाला। तो सही। इस तरीके से फिर उसके बाद जो टीचिंग में शिफ्ट हुआ, तो सबसे पहला एग्जाम कौन सा था आपका? केवीएस था, डीएसएसबी? केवीएस का मेरा पहला अटेम्प्ट था, केवीएस का पहला एग्जाम था। फिर उसके बाद अभी चंडीगढ़ जेबीटी का। चंडीगढ़ जेबीटी। तो पहले तो एक बार भाई केवीएस, आप दोनों बात बता सकते हो, केवीएस की तैयारी कैसे करे बच्चा? अगर किसी को मान लो कोई, अब आप उसी जगह पे आगे जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपनी, मान लो कोई बच्चा जेबीटी करके बाहर आया, अब उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें वो सुनेगा भी, वीडियो भी देखेगा, और उसको पता भी नहीं है क्या करना। अब तो अब उस बच्चे को आपने गाइड करना है, तो वो कैसे करे अपनी उस अननोन की जर्नी से एकदम कि भी टॉपर कैसे बने? टॉपर मतलब बढ़िया मार्क्स कैसे लेके आए, एक सफिशियंट सा स्कोर कैसे लेके आए, वहां तक की जर्नी बच्चे को करवानी है आपने। तो अब केवीएस से स्टार्ट कर दो। अगर कोई बच्चा केवीएस की तैयारी कर रहा है तो कैसे करे, बताओ। तो पहले तो मैं स्टार्ट करते समय ये बोलूँगा कि मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ इस मामले में कि मैं सबसे छोटा मतलब बच्चा हूँ अपने घर में। ठीक है। तो छोटे बच्चे होने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपसे बड़े होते हैं, मतलब आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, भैया दीदी होते हैं, वो बहुत सारा प्रेशर होल्ड कर लेते हैं और आप तक प्रेशर नहीं पहुंच पाता उतना। मतलब हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें बस दुकान तक जाना है और थोड़ा सामान वामान खरीद के लाना है, या हमें घर में कुछ साफ सफाई करनी है, हमारा इतना ही काम होता है। और जो बड़े दीदी भैया होते हैं उनके ऊपर अच्छा प्रेशर होता है कि उनको जल्दी जॉब पकड़नी है, उनको जल्दी फाइनेंशियली वेल ऑफ होना है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। तो इस मामले में मेरी जो दीदी थी वो पहले ही पीआरटी लग चुकी थी दिल्ली गवर्नमेंट में, जो 16/17 1/18 पोस्ट कोड था, 2018 वाला था, उसमें उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी 2019 में। ठीक। तो मैं इस मामले में था, और प्लस वो जब तैयारी करती थी ना तो वो बहुत चालाक थी। चालाक कैसे थी? वो क्या करती थी, जैसे उनको कुछ याद करना है तो वो ना साथ में मेरे को बिठा लेती थी। अब मैं उम्र में छोटा था, मेरे को पता नहीं था, वो मेरे को पढ़ाने लग जाते थे। ये पेडागोजी का कॉन्सेप्ट होता है, ये साइकोलॉजी होता है, ये लो जी ये लो, और वो सारा मुझे पढ़ाने लग जाते थे। तो वो उससे क्या होता था कि मेरे को समझ आए ना आए थोड़ा बहुत, तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आ जाता था कि अच्छा जीन पियाजे ये होता है, ये वाइगोस्की होता है, ये सब ये चीजें होती है। आप फेमिलियर हो गए? मैं फैमिलियर हो गया, मतलब मैं जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे पता चल गया था क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ पे। तो मेरे को शिफ्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं आई कि मेरे को कोई बोलेगा कि मैंने अचानक से एडमिशन ले लिया और नो। मैं जब डाइट में एडमिशन लेने वाला था उससे पहले ही मेरे को सारे कॉन्सेप्ट पता थे, थैंक्स टू माई सिस्टर। और दूसरा मैं बोलूँगा कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और जो डाइट में एडमिशन ले रहे हैं, एक बात तो उनके लिए मैं बोलूँगा प्लीज़ 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 आप डाइट कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, 2 साल अच्छे से पढ़िए। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो डीएसएसबी में आ रहा है, केवीएस में आ रहा है, वो सब आपकी साइकोलॉजी पेडागोजी की बुक से ही आ रहा है। एग्जैक्टली। रीड नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि जादू मंत्र होगा, कोर्स खरीद लेंगे और कोर्स करके पढ़ लेंगे। रीडिंग इज दी हैबिट होनी चाहिए आपकी। अगर आप ज़्यादा बुक्स रीड करेंगे तो ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस डेवलप होगा, वहाँ से आप चीज़ें गेन कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने केवीएस का एग्जाम दिया तो केवीएस से पहले मैंने क्या किया, मतलब 2022 में मेरा कंप्लीट हो गया था डाइट जेबीटी। तो वहाँ उस टाइम पे जैसे अभी हवा चल रही है कि डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, उस टाइम पे हवा थी कि केवीएस की वैकेंसी आनी है, क्योंकि वो 2018 में आखिरी बार वैकेंसी आई थी, तो बहुत टाइम हो गया था तो आई नहीं थी, और आएगी तो ज़्यादा आएगी। तो मेरे को ये बात समझ में आ गया था कि आने वाली वैकेंसी। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि मतलब प्रतीक शौलिक सर की ऐप पे सर ने क्या कर रखा है कि कुछ ऐसे मॉक टेस्ट है जो फ्री कर दिए हैं, कि आपको हर संडे टू संडे ऐसा कुछ था कि हाँ संडे टू संडे था, संडे टू संडे वो मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। तो मैंने पीछे का तो पढ़ ही रखा था, मैंने सारी एनसीईआरटीज पढ़ रखी थी जो एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन में। तो वहाँ से जो मैंने एनसीईआरटीज पढ़ रखी थी और प्लस मैंने सिलेबस उठा के देखा, जो पीछे का जो पुराना वाला सिलेबस था केवीएस का 2018 वाला,
उसमें क्या था कि वो सारा सिलेबस 9th की बुक से 9th के न्यूमेरिकल साइंस न्यूमेरिकल वो उठा रहे और वो मेरे लिए फिर बहुत Easy हो गया। ईजी हो गया मेरे लिए, क्योंकि यार मेरे को लगा ये तो बहुत आसान पूछ रहा है। हाँ। तो मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने लगा। लिटरली मैंने जुलाई से लेके जब तक ये वैकेंसी नहीं आई, मैंने कम से कम उनके 20 के करीब मॉक थे, मैं सारे लगा दिए और वहाँ पे अच्छा स्कोर आने लगा मेरे को। पर फिर मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे बच्चे कम अटेम्प्ट कर रहे हैं और मेरे को कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए, जैसे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, वहाँ पे या उस टाइम पे वो बायजूस चलता था, बायजूस था, ऐसे कुछ था कोई प्लेटफॉर्म, अब वो मर्ज हो गया। हाँ, ग्रेड अप था, तो ग्रेड अप वाला मर्ज हो गया, तो फिर उसमें भी मैंने लगाना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से भी मेरे को अच्छा स्कोर मिलने लगा, तो मेरे को लगा कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी है मेरी, और मेरे को 9th को फोकस करके चलना है। पर 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन में एक गेम हो जाता है। गेम कैसे होता है कि उन्होंने सिलेबस ही चेंज कर दिया। अच्छा, सारा सिलेबस नया हो गया, नया इन द सेंस अब सारा जो पहले 20 नंबर की पेडागोजी है वो 60 नंबर की पेडागोजी हो गई, और ऐसे 60 करके उन्होंने पूरे सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो 180 का पेपर हो गया। उस तरीके से फिर मैंने स्ट्रैटेजी में ये चेंज किया कि मैंने सर का कोर्स लिया, प्रतीक शालिक सर का। वो मैंने कोर्स लिया अराउंड 10 दिसंबर 15 दिसंबर के अराउंड, और फरवरी में एग्जाम था मेरा। तो आप समझ लीजिए मेरे पास 2 महीने थे सिर्फ पेडागोजी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैथ्स का और मुझे ईवीएस ईवीएस का सारा कॉन्सेप्ट मैंने पहले से पढ़ रखा था, एनसीईआरटी रीड आउट कर रखी थी। ठीक है। तो उतनी तैयारी थी मेरी कि इतना मेरा हो जाएगा। तो वो पेडागोजी वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट किया मैंने। 21 फरवरी को नहीं, 22 फरवरी की मॉर्निंग का आपका एग्जाम, मेरा शिफ्ट का एग्जाम था। ठीक है। और ये अभी 2023 की कहानी चल रही है। तो आगे बता। उसके बाद फिर एग्जाम दिया। एग्जाम तो मतलब ठीक ही हो गया, मतलब ठीक कैसे हुआ कि एग्जाम के 3 घंटे का एग्जाम था, 1.5 घंटे तक एग्जाम में मेरे साथ ये हुआ कि मैं पेपर तो कर रहा हूँ और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो पेपर करे जा रहा हूँ उसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, पर मैं बहुत स्लो कर रहा था। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ 1.5 घंटा पूरा होने पे मैंने टाइमर देखा, मैंने देखा कि मैंने तो मुश्किल से 60-70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रखे हैं। वो मेरे को प्रेशर पड़ने लगा कि यार मुझे स्पीड अप करना पड़ेगा, अगर मैं स्पीड अप नहीं करूँगा तो पेपर छूट जाएगा। फिर और ये भी था, मेरे को डाउट हुआ है कि मेरा पेपर ही ना हो जाए, मतलब फेल ना हो जाऊँ इस पेपर में। वो प्रेशर था दिमाग में कि यार मैं 10 एनडीए सीरीज निकाल के आया हूँ। ये वाला प्रेशर मैं लेके बैठा हुआ था अपने दिमाग में कि यार इस एग्जाम में फेल बिल्कुल नहीं होना, ये तो बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर उसमें फिर करते एंड में एक क्वेश्चन छूट ही गया। 179 अटेम्प्ट कर पाया मैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन छूट गया, सर्कल वाला क्वेश्चन था, ठीक वाला छूट गया। फिर इसके बाद 15 मार्च के सॉरी 10 मार्च के अराउंड उसकी आंसर की आ गई। आंसर की मैच भी करी मैंने, मेरा आंसर की में स्कोर बैठ रहा था, रॉ स्कोर 148 के करीब, ठीक। फिर वो बाद में नॉर्मलाइज होके 150 के करीब हो गया। मेरा क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो रहा है कि जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है केवीएस की, वो कहाँ से स्टार्ट करे? हाँ, उसको कोई कोचिंग नहीं लेनी अभी, ठीक है, क्योंकि केवीएस एक ऐसी जगह है जहाँ जिसका एग्जाम इतना बेसिक लेवल का नॉर्मल आता है कि अगर बच्चा खुद से तैयारी करना चाहे, अभी जब कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई उसकी बात नहीं चल रही है, तो अभी से कोचिंग लेने का तो कोई फायदा नहीं है। तो अभी से वो पहले से जो चीजें अवेलेबल हैं उनको ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, अगर वो अभी से तैयारी करना चाहे तो कुछ सोर्सेज बता सकते हो आप? हाँ, तो वो बताइए तो प्लीज। आप क्या कीजिए ना कि जितने भी जो भी सिलेबस है एट प्रेजेंट, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि वो सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो वो जो सिलेबस उठाइए, सिलेबस की कॉपी लीजिए, जहाँ पे भी आप बैठते हैं ना, मतलब अगर किसी लाइब्रेरी में बैठते हैं तो वो सिलेबस की कॉपी चिपका लीजिए वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना है, चिपका लेना, ताकि आपको रोज सिलेबस दिखाई दे। उसके बाद क्या करना है, सिलेबस को वर्ड बाय वर्ड देखना है, और उसकी वर्ड बाय वर्ड, जैसे मान लो अगर पेडागोजी है और पेडागोजी के 60 नंबर का पोर्शन है, तो उसमें क्या है, उन्होंने 15-15 में 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। अब वो आप ध्यान से देखोगे ना, तो वो जो हमारी साइकोलॉजी और पेडागोजी की बुक्स हैं, जैसे हमने डाइट में स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट करके एक बुक पढ़ी थी, जिसमें पढ़ी थी ढंग से मैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ी थी उसके लिए बता रहा हूँ कि आप देख लेना जाके। एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बुक थी वहाँ पे, एक सोशियोलॉजिकल, एज इट इज बुक्स का ही नाम वहाँ पे टॉपिक, हाँ, एज इट इज टॉपिक उठा के डाले हुए हैं। तो जब मैंने वहाँ पे, अगर मान लो आपने जो देख लिया, अब अपनी बुक्स उठाओ, उस बुक्स को पढ़ो एक बार, रीड आउट करो, फिर रीड आउट आपने कर लिया, फिर अपना पहला मॉक लगाओ उस बेसिस पे। सिर्फ पेडागोजी की अगर आपको लगानी है तो एक मॉक लगाओ, टेक्स्ट बुक का मॉक लगा लो, किसी का भी मॉक लगाओ, वहां से पढ़ने के बाद और फिर अपना स्कोर एनालिसिस करो, ठीक है, कि कितना स्कोर आपका बन रहा है 60 में। एनालिसिस, अच्छा, 6 आउट ऑफ 60 आपका कितना बन रहा है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और शायद अभी फ्यूचर में शायद आएगी भी नहीं केवीएस में, तो आप खुल के अटेम्प्ट करना, डरना नहीं है। मतलब पेडागोजी में क्या होगा कि 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लोगे आराम से,
दो ऑप्शंस में फंसता है मामला। अगर आपने ढंग से रीड आउट कर रखा है ठीक है, तो 50-50 का गेम होगा, वो आप अटेम्प्ट जरूर करना, सारे 60 के 60 अटेम्प्ट करने हैं। फिर बाकी अब 60 खत्म हो गए, अब उस 120 को कैसे पकड़े आदमी? हाँ, अब 120 में हम डिवाइड कर लेते हैं कि सेक्शंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश आ रही है, बेसिक लेवल कितना होता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जितना भी आता है। हाँ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आ रहा है। जीएस। तो हमें 5 सेक्शंस पे कवर करना है। तो आप हिंदी के लिए क्या कीजिए, जैसे मेरी हिंदी बहुत कमजोर है और यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर पर्यायवाची पूछ रहा है तो पर्यायवाची का आंसर आना चाहिए आपको। अगर वो विलोम पूछ रहा है तो विलोम का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एक बुक है आदित्य पब्लिकेशन की मार्केट में, आप क्या कीजिए एक ही बुक लीजिए प्लीज भाई। और ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक आपकी डीएसएसबी की हिंदी के लिए भी बहुत बेस्ट है। मतलब ये 2-3 ही होती है, एक सरस्वती पब्लिकेशन की करके जो हम पढ़ते थे कभी कभी, एक आदित्य पब्लिकेशन की भी। ये इतनी बढ़िया बुक्स है ना, मतलब आपको एक होलसम सा आइडिया मिल जाएगी कैसे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आगे बताओ। तो एक ही बुक लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज की सिर्फ एक बुक पढ़नी है आपको, सिर्फ एक बुक। क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना, जैसे मेरी भी पहले हैबिट थी जब मैं स्कूल टाइम पे था कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली और बुक्स इकट्ठी करके पाइल अप कर लिया और दिखने में ऐसा लगेगा कि यार ये बच्चा कितना पढ़ रहा है, पर एक्चुअली में हम वो सारी बुक पढ़ नहीं पाएंगे। एक बुक को आपको 100 बार पढ़ना है। ठीक है, एक बुक खरीदो और वो उसका देख लो, उसी को रिपीट करो। नई बुक नई मतलब बुक नहीं। ठीक इंग्लिश की एक बुक चल रही है, मतलब जो चल के रही है, स्टार्टिंग से चल रही है और आगे भी चलेगी, वो नीतू सिंह की बुक है। नीतू सिंह की, ठीक है। ठीक है, वो पहले जो थी वो प्लिंथ थ्रू पैरामाउंट थी, वो बाद में शिफ्ट हो गई नीतू सिंह के नाम से। तो अगर आपके पास प्लिंथ थ्रू पैरामाउंट है तो भी ठीक है, नीतू सिंह वाली बुक है तो भी ठीक है, पर एक बुक रखनी है आपको, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या है, रीड करा, मान लो मैंने एक चैप्टर उठाया, एक चैप्टर मान लो हो गया संज्ञा का चैप्टर मैंने उठाया, संज्ञा मैंने पूरा पढ़ा, संज्ञा का पढ़ लिया मैंने, अब आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। जैसे स्कूल टाइम तो क्या होता था कि मैंने संज्ञा रीड किया हिमांशु और वो पढ़ाई पूरी हो गई। वीडियो देख लो, चल रही है, चल रही है। तो संज्ञा का क्या, मैंने संज्ञा रीड आउट किया और संज्ञा रीड आउट करते हुए मेरे खत्म होगी पढ़ाई। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने संज्ञा रीड आउट किया, पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आपको आंसर्स आने चाहिए। तो उसके लिए आप एक चैप्टर टेस्ट उठाइए टेक्स्ट बुक का, उसको लगाइए संज्ञा का जाके, ठीक है, और एनालिसिस कीजिए कितना कम आ रहा है आपका स्कोर, और जहाँ पे गलत हो रहा है वो गलत क्यों हो रहा है। ठीक है। गलत दो तरीके से हो सकता है, या तो एग्जैक्ट कंटेंट आपकी बुक में नहीं था कि आपने वो कंटेंट ही नहीं पढ़ रखा, या दूसरा ये हो सकता है कि आपने पढ़ा तो था पर आपने मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन था वो गलत कर दिया। ठीक है, तो याद रखना, उसको दो तरीके से मार्क करो। अगर कहीं भी एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी को अगर मान लो संज्ञा का लिखा आपने टॉपिक, और उसको लिख लो कि अगर ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। अगर तो एप्लीकेशन में गलती आ रही है तो वो आपकी गलती है, याद रखना इस बात को। ठीक है। अगर वो कंटेंट में है कि कंटेंट में ही नहीं था आपके पोर्शन में, तो फिर आपके कंटेंट में नहीं था तो वो किसी के भी कंटेंट में नहीं था। वो किस्मत वाली गेम है कि मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं, वो पढ़ा नहीं है, तो वो आपके हाथ में नहीं है, उसके पीछे मत भागो। हम गलती ये करते कि हम ऐसे चीज की ढूंढते कि यार ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर कहाँ है, वो भी ढूंढ लेते हैं। दो तरह के क्वेश्चन है, अगर एप्लीकेशन पार्ट में गलत हो रहा है तो मतलब आपकी गलती है, आपने रूल्स नहीं पढ़े ढंग से ग्रामर के, या वो वाली चीज प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो। पर अगर वो कंटेंट नहीं मिला आपकी बुक में तो कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस बनाए, धीरे धीरे आप और चीजें पढ़ेंगे, आपका बेस बढ़ेगा नॉलेज का, तो वहां से आपको कवर हो जाएगा। हाँ, नया कंटेंट ऐड होगा, नया कंटेंट ऐड हो जाएगा, तो अपने आप धीरे धीरे ठीक है इंप्रूव करते चल जाएंगे। तो ये हो गया हिंदी का। ऐसे ही आपको इंग्लिश के लिए करना है, इंग्लिश का भी सेम है, इंग्लिश का भी सेम टू सेम करना है, एफर्ट करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। और जनरली हमारे यहाँ ना भाई देख, हिंदी का ऐसा है कि बच्चा चाहे हिंदी पढ़े ही ना स्कूल में, हम हिंदी वाले बेल्ट से आते हैं, हम 2 दिन हिंदी पढ़ लेंगे ना तो सेट है मामला। दूसरी चीज इंग्लिश में क्या दिक्कत आती है, ज्यादातर बच्चे जो एकदम जेबीटी की तरफ भागते हैं ना, वो थोड़े से कहीं ना कहीं उनका बेस, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ, रेडिकलाइज नहीं कर रहा हूँ चीजों को, पर कहीं ना कहीं ये होता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं बेस में दिक्कत होती है ना। इसलिए ये होता है कि 90% जो लड़के एकदम, या जो लड़के एकदम टॉपर टाइप आगे एकदम जेबीटी में आती है ना, तो अपना आसानी से 2 दिन तैयारी करी, मतलब थोड़े टाइम के लिए तैयारी करी, अपना सीधा सिलेक्शन निकाल के चले गए चुपचाप। तो ये होता है। और कुछ कुछ फिर ऐसे भी होते हैं जो भाई कितने सालों से सीट हेट में लगे होते हैं, वही नहीं क्लियर हो रहा होता है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इंग्लिश की जहाँ बात करें थे ना हम, तो इंग्लिश में ये है कि आपको अगर लग रहा है कि मेरी दिक्कत ज़्यादा आ रही है, केवीएस में हालांकि ऐसी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि केवीएस में बहुत एक सामान्य स्तर की बहुत बेसिक लेवल की इंग्लिश, हिंदी और ये मैथ्स आते हैं। जनरली अगर आप डीएसएसबी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इंग्लिश अगर ज़्यादा दिक्कत दे रही है, मैथ ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग ले लीजिए। ठीक है हिमांशु,
पानी या कोल्ड कॉफी बोल दो भाई, चारों के पांचों के, है ना। हाँ, तो फिर अब आगे आ जाओ भाई मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए देखो, जैसे मैंने जितना फील किया है और जितने हमारे टीचिंग फील्ड के लोग हैं, सबसे वीकेस्ट पोर्शन अगर सबका है, मुझे जो मतलब सबका तो नहीं जो बोलूंगा, बच्चा तैयारी कर रहा है, हाँ मतलब 70 to 80% जो लोग हैं उनके मैथ्स में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। और ये बात शायद केवी समझ गया था, तो केवी ने मैथ्स आसान कर दिया आप सबके लिए। यार हाँ, आसान बहुत था। अब ये नहीं पता केवी ने जानबूझ के किया कैसे किया, पर केवी का मैथ बहुत आसान दिया था भाई। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप कभी भी केवीएस की मैथ्स के लिए प्रिपेयर मत कीजिए, आप डीएसएसबी की मैथ्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आप जब बड़े के लिए प्रिपेयर करेंगे तो छोटी चीज अपने आप ही तैयार हो जाएगी। चीजें मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आएगी टाइम, मतलब टाइम देना पड़ेगा आपको। तो प्रीवियस ईयर सारे उठाइए, बुक का मैं रेफर नहीं करूंगा कि कोई पर्टिकुलर बुक लीजिए। आप मतलब पिनाकल की बुक्स चलती हैं, जो प्रीवियस ईयर की बुक्स होती हैं, इवन एसएससी की बुक्स जो होती हैं, या डीएसएसबी की बुक्स भी हैं मार्केट में, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक उठाइए और उसको लगाना स्टार्ट कीजिए। पर आप जब लगाएंगे ना तो आपसे लगेंगे नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे फिर पहले से। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या है कि आपको उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो आपका बेस है पीछे का, तो आसानी से हो जाएगा। अगर तो आपका बेस है पीछे का तो फिर आपका आसानी से लग जाएगा। हाँ, और अगर बेस नहीं है तो उसके लिए क्या कीजिए, आप एक मतलब कोचिंग रेफर कर सकते हैं। या जैसे मतलब अगर मेरे को जितना पता चला है कि गगन प्रताप सर का है, उनका मैथ्स का कोर्स बढ़िया चल रहा है, या और भी जितने भी जितना कंफर्टेबल हो अपना कर सकते हो भाई, आपके सामने 5-10 नाम है, उनसे आप, हाँ मतलब जो भी टीचर्स हैं मार्केट में, आप उनसे मतलब वो ले सकते हैं। तो वो वहां से आपका इजीली कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स को तैयार करते समय याद रखिएगा, आपको लगेगा कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पर वो ऐसा नहीं है। नोट्स बनाने की जरूरत आपके लिए बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अगर आप फंसोगे क्वेश्चन में तो आपको फिर से रेफर करना पड़ेगा। तो बार बार वीडियो नहीं देख सकते जाके, आपके पास एक मतलब होना चाहिए रिटन फॉर्म के अंदर। तो एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी को कंप्लीट कीजिए नोट्स की फॉर्म में, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ये थोड़ा मांगेगा टाइम, कम से कम आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, और ठीक ठाक तैयारी करनी। 3 महीने की तैयारी लगेगी आपको, 7 से 8 घंटे लगेंगे। मतलब अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो, और उस तरीके से, तो फिर वो उससे आपका पूरा मैथ्स का कवर हो जाएगा, और अच्छा कवर हो जाएगा। मतलब डीएसएसबी अगर एसएससी के लिए कर लेंगे तो आप डीएसएसबी और मतलब बाकी का भी प्रिपेयर हो जाएगा इस तरीके से। तो हाँ, बोलो। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स हो गया, बाकी बचती है जीएस। जीएस है जो सबसे ज्यादा वाइड है, और जीएस इतना ज्यादा वाइड है कि आप जितना भी टाइम लगाएंगे उतना आउटपुट देखे नहीं जाएगा। ये रियलिटी है। मतलब अगर मैंने एनडीए भी दिया है, मैंने सीडीएस भी दिया है, तो वहां पे ऐसा नहीं था कि मैं जीएस में वही टॉपसी था। मेरे को पता था कि वहां पे मुझे 20 नंबर का सेक्शन पार करना है। 20 नंबर की वो होती है, मतलब मार्क्स होते हैं कि आपको 20 नंबर लाने हैं जीएस के पोर्शन में कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो वहां पे मैं क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी को मेंटेन करता था। एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करता था। तो आपके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, कौन सी क्लास तक? 6 से, अगर आप ज्यादा आपके पास टाइम है तो 6 से रीड आउट कीजिए, 12 तक रीड आउट कीजिए। भाई पागल हो गए हो, मरवाओगे बच्चों को। आपने कहा था ना सर, वो कोट पढ़ देता हूँ, तो मैं आपको एक वो बताता हूँ, और ये आप भी याद रखना हमेशा। इफ यू सफर बिफोर इट इज नेसेसरी, यू विल सफर मोर देन नेसेसरी। ये बात भी सही समझ रहे कि जरूरत से पहले अगर आप मेहनत करना या सफर करना शुरू कर दोगे ना, तो आप जरूरत से ज्यादा सफर करोगे। तो ये चीज होती है। दूसरा क्या है कि हमने केवीएस से ऊपर की तैयारी करनी है, लेकिन इतने ऊपर की नहीं करनी कि भी फिर वो हमारे यूज की ना हो। तो फिर इसके लिए एक सोल्यूशन है कि एक छोटी सी बुक आती है, लूसेंट के लिए नहीं बोलूंगा, हाँ, उससे इजी बुक आती है, एक मनोहर पांडे करके। ठीक है, उसमें क्या है, डिटेलिंग में दे रखा है। जीएस का जो पोर्शन है ना, वो लूसेंट में क्या है, 1 लाइनर है। ठीक है, वो पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, आप याद नहीं कर पाओगे। और जो आपका वो होगा, मतलब मनोहर पांडे होगा, उसको आप रीड करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। सिर्फ आप वो वाली बुक कर लीजिए। ठीक है। वो वैसे भाई, हाँ वैसे जनरली आप सबके लिए बता देता हूँ मैं, केवीएस का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है। अब पता नहीं अब की बार लक था जो बच्चों का कि पेपर आसान आया। फिर भी एक सेफर साइड के लिए हमने अपने बच्चों जो हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहे थे उनको भी बताया था, यही कहते हैं कि अगर 8th तक की आप अगर यही लेवल रहा तो 8th तक की आप एनसीईआरटी कवर करके रखना अपने सेफर साइड के लिए, है ना, क्योंकि अगर आपको बढ़िया नंबर लेके आने हैं। और अगर बिल्कुल ये है कि भी मान लो आपने पेपर देखा, उस टाइम ऐसी बातें चलने लगी या मॉक टेस्ट ऐसे चलने लगे जिसमें आ ही 8th 9th का रहे, तो थोड़ा सा टाइम भी है तो अपना
मैक्स टू मैक्स अगर हद हो जाए तो 10 तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। स्पेसिफिक होके साइंस, अगर साइंस एज ए सब्जेक्ट आएगा तो, और अगर यही सिलेबस रहा तो 8th तक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका भला आराम से हो जाएगा। 5th से ऊपर मैथ नहीं आती केवीएस में, और अगर पूछ लेगा तो आप डीएसएसबी के लेवल की तैयारी करके चलो, और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा एक ऊपर लेवल की तैयारी करके चलना, ठीक है। वैसे जनरली इन जो हम मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं ना, हमारा एम केवीएस नहीं होता, हमारा एम होता है अगर टीचिंग फील्ड में रहे तो मास्टर लगना बस, अब वो चाहे कहीं भी लग जाए। तो उसके लिए जो हाईएस्ट टफेस्ट एग्जाम है टीचिंग फील्ड में पीआरटी के लिए, वो डीएसएसबी का सबसे मुश्किल आता है ना। तो आप वो उसकी तैयारी करो, और फिर आपको उसमें सारे कवर होते चले जाएंगे, केवी भी कवर हो जाएगा, सारे कवर हो जाएंगे। जो हीट ऑफ द मूवमेंट पे जिसका एग्जाम हो, जैसे केवीएस का एग्जाम आ गया, तो वहां पे फिर आप स्पेसिफिक होके उस एग्जाम के ओरिएंटेड काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया भाई केवीएस। फिर आ जाओ आप डीएसएसबी का चंडीगढ़ जेबीटी। तनख्वाह कितनी है चंडीगढ़ जेबीटी की पता है? पता नहीं सर, वैसे लेवल 6 की है, सी और सेंट्रल पे का स्केल है, तो जो भी होगा। कितना? अभी तो कैलकुलेट नहीं किया है? कैलकुलेट नहीं किया मैंने। चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगा लास्ट में। पर बढ़िया है भाई, देखो मैं आपको एक इन जनरल आइडिया दे देता हूँ। जितनी बढ़िया मतलब काम के रेशियो में सैलरी अगर देखी जाए ना, एक नंबर है टीचिंग में, समझ गए। 6 घंटे की नौकरी है, बढ़िया बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, और स्पेशली पीआरटी वालों को तो छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं ना, उनमें कोई लाग लपेट होती, ना कोई चापलूसी होती, ना कोई चालाकी होती। उनके साथ लड़ते रहो, भिड़ते रहो, प्यार करते रहो, जो कुछ करना उनके साथ ही करते रहो, और आपका ऐसे 6 घंटे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे ही फिर 60,000 महीने में आ जाएंगे, वो भी पता नहीं चलेगा। तो लेकिन तैयारी करने के लिए भी आपको फिर वो टाइम लगेगा, तो मेहनत उसके इक्विवेलेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम पे डीएसएसबी में आपको 160 नंबर लेके आना, और केवीएस में अगर बीएड वाले बाहर नहीं होते तो 150 नंबर लेके आना कम से कम, तो वो भी एक आसान काम नहीं था। तो अब आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो अपने दिमाग में मेंटली रेडी रहना, 150 से नीचे डीएसएसबी का टारगेट मत रखना, और 150 से नीचे ही केवीएस का टारगेट मत रखना, समझ गए। तो अब आ जाओ भाई चंडीगढ़ जेबीटी। तो पहले थोड़ा सा आप बताओ, मतलब कैसे जब चंडीगढ़ उसमें आप पहले तो एक तो इसमें एनडीए वगैरह गए, उसमें रहते गए, फिर मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाए, फिर आपका केवीएस इतने बढ़िया नंबर आ गए, वहां भी कहीं ना कहीं रह गए। तो उसके बाद एक मेंटल स्टेट के बारे में बात बताओ भाई, मुझे क्या था मतलब ऐसे मेंटल स्टेट की तो पिछले 7-8 महीने में लग गई। कैसे? तो लग गई कैसे कि अराउंड 28 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 28 नवंबर को रिजल्ट आया केवीएस का, और जब तक मैंने पीडीएफ में अपना नाम सर्च नहीं किया था तब तक मुझे ये था कि रैंक अच्छी नहीं भी आई पास हो तो गया। 6,500 वैकेंसी कम थोड़ी ना होती है, उसमें कहीं ना KVS कहीं में। केवीएस में कहीं ना कहीं तो नाम आ ही जाएगा। और फिर उसमें जैसे मैंने ना टाइम टाइप किया सन्नी राय, और उसने थोड़ा सा टाइम लगाया, और मैं बैठा हूँ, मतलब बेड पे बैठा हूँ और मम्मी सामने बैठी हुई है। अच्छा, मम्मी मेरी बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, अच्छा, बिल्कुल सामने बैठी हुई है, और मम्मी बोली लिख। मैंने लिखा, और मेरी मतलब अब जैसे उंगलियां कांप रही है, मैं लिख रहा हूँ उसमें सन्नी राय, और जैसे वो ऐसे सर्च हुआ जीरो। और उसके बाद 0 of 0 हो गया, और फिर तो जज्बात बदल गए, जमाना बदल गया। फोन हाथ से छूट गया मेरा, और फिर मतलब सच में रोना निकल गया उस बार। मतलब इतनी बार मैं इतने एग्जाम दिए, कभी इतना इमोशनल नहीं हुआ। उसके बाद से अगले दिन से मैंने लाइब्रेरी कंटिन्यूसली जाता था। मैं वैसे तो पहले भी जाता था, पर मैं फिर पहले क्या करता, लंच में घर आता था, मैंने घर आना बंद कर दिया, मैंने घर वालों से भी बात करना बंद कर दिया। मैंने सुबह जाना और शाम के रात तक, मतलब रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी में बैठना और कंटिन्यूसली पढ़ना। लाइब्रेरी के जितने भी दोस्त थे उनसे ही बात करना कभी से बंद कर दिया। कि मतलब ये था कि अब यहाँ से बैकआउट का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मतलब एक बार तो वो आ गया कि भाई ईगो अब और क्या करूं, 150 नंबर लिया है, बाकी इससे आगे तो दुनिया ही है। उससे ईगो हर्ट हो गई मेरी बहुत ज्यादा कि ये कैसे हो गया, मतलब ये कैसे नहीं मिला मुझे। और पता है क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड थी, जैसे सर का मैसेज, मतलब सर वीडियोस डालते थे केवी की, तो मैं वो भी देखता था। जब मैं प्रिपरेशन करता था ना, तो मुझे लगता था अच्छा केवी में ऐसा होता है, केवी में लेना केवी में वैसा होता है, इस तरीके से। सो इट वाज की मतलब बहुत बढ़िया था फीलिंग।
पर भाई जब मेरे पे तो गुस्सा नहीं होता होगा कि यहाँ मेरा नहीं है और सर यहाँ देखो वीडियो खेल रहे हैं। वो एक तरह से मोटिवेशन का काम करता था मतलब मेरे लिए कि यार केवीएस में जाना है अपने को। जब इतना मतलब ये था कि अपने को भी जाना है और मतलब मैं भी बाहर जाऊंगा और घर से मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा। पर फिर वो नहीं हुआ और फिर मेरे को ये भी हुआ कि केवीएस से पहले कभी देखी थी मेरी वीडियो? सारी वीडियो देखी थी सर आपकी। मैंने आपको स्टार्टिंग से फॉलो किया है, आपको नहीं पता होगा। यार आप बताओ कब से फॉलो किया? मेरे लिए भी तो बढ़िया ही चीज है ना, मैं भी सुनूं भाई साहब। मैं वो और किस दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, कोई आके मुझे ये कहे कि सर मैं आपकी पहले दिन से वीडियो देख रहा हूँ, तो मुझे तो भाई नहीं मजा ही आ आप जाएगा। वीडियो मतलब बनाते थे तो मेरे को ये रहता था कि मैं भी कीवी में सिलेक्ट होऊंगा हाँ। और सर के पास जाऊंगा, सर को वीडियो दूंगा। मतलब ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा मैं, हाँ। आपको लगे कि वीडियो के लिए बोल दिया मैंने, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये सच की बात है। मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर सारी चीजें खत्म हो गई एक तरीके से। और फिर ये भी था यार दिमाग में कि यार 6,500 वैकेंसी पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर तो अब सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। इतनी वैकेंसी ना पहले कभी आई थी और ना आगे आने की उम्मीद है, ये रियलिटी में मेरे सामने खड़ी थी। और बाकी सारे कोई एग्जाम्स भी मतलब उतने नहीं, मतलब वो नहीं किया था कि इस तरीके से। जब मैं फोकस होके करता था तो कुछ ही एग्जाम्स देता था तो बढ़िया तरीके से देता था। तो मेरे को अब समझ में आ गया कि अब सारे एग्जाम्स देने हैं और किसी पे कुछ नहीं करना ट्रस्ट। फिर उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी मैंने। वही अलग किया, सिलेबस लेकर आया अपनी लाइब्रेरी के, उसमें चिपका दिया और सामने रखा बिल्कुल सिलेबस को। और जो उसके वर्ड बाय वर्ड थे, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन को इतना डीपली पढ़ा ना मैंने, मतलब उतना एंजाइटी में भी नहीं होगा। सारा गूगल सारा सर्च करके सारा लिख के सारा पढ़ लिया। पेपर देने गया, पेपर में सिलेबस में से एक भी चीज नहीं आई। भाई सिलेबस की देते हो चंडीगढ़ वालों। मतलब नहीं, एक्चुअली क्या था कि पेपर थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे था। जो चीज आसान थी वो बहुत आसान आ गई, और जो थोड़ा सा ये था ना कि ये मतलब मैथ्स में हाँ। क्वेश्चन आ रहा है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बना के पूछ रहे हो। हाँ। 11वीं क्लास की मैथ्स में से। तो ये था, फिर ये था कि मैं बताता हूँ मेरे को पूरा जो हेल्प हुआ चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर, सिर्फ मैंने सिलेबस को ही फॉलो नहीं किया था, मैंने ये भी सोचा हुआ था कि केवीएस का जो पुराना सिलेबस था जिसमें वो 9-10 का, और आपकी पुरानी की तो तैयारी थी ना, वो भी कहीं ना कहीं थी, उन सब आई है क्यूमुलेटिव तरीके से वो किया। और फिर क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी और ये टीचिंग एग्जाम का पहला नेगेटिव मार्किंग का पेपर था मेरा, और इसमें मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा संभल के पेपर करना है। तो मैंने अटेम्प्ट किए 121 क्वेश्चन 150 में से, और उसमें से 8 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, 113 बनते हैं, और 2 नंबर नेगेटिव मार्किंग के कट गए, 111। ठीक है। पर ये बात मेरे को तब पता चली जब मेरा रिजल्ट आया, क्योंकि मैंने आंसर की से मैच नहीं किया। क्यों? मैं बता चुका पहले आपको, दुख दर्द पीड़ा कष्ट पुराने एग्जाम्स की। तो हाँ, पर ये था एग्जाम देने जैसे मेरा सबमिट हुआ, जब मेरा एग्जामिनर लेके गया, मेरे को अंदर से आवाज आ गई, भाई साहब इसमें हो जाए। चलो बढ़िया भाई, देखो हो जाएगा। अच्छा, तो ये था। अब मुझे एक मतलब ऐसे जेन्युइन बताना भाई कि पहले जब आप तैयारी करते थे, वो जो इतनी लंबी थका देने वाली तैयारी थी कि कहाँ 10 एसएसबी में नहीं हुआ, केवीएस में इतने बढ़िया नंबर आए तब नहीं हुआ, जहाँ 6,000 वैकेंसी थी, और यहाँ जहाँ 150 वैकेंसी थी यहाँ इतना बढ़िया रैंक नहीं। तो अब वर्थ इट लगी है जर्नी? वर्थ इट तो है। जिस दिन रिजल्ट आया ना 18 जून को, उस दिन मैं बैठ के आराम से मूवी देख रहा था। राजनीति की मूवी चल रही है, राजनीति मूवी थी, कैटरीना कैफ और वो रणबीर कपूर वाली, और मैं पूरा घुसा हुआ हूँ मूवी के अंदर। मेरे को नहीं पता भाई कि रिजल्ट आया नहीं आया। दीदी मेरे बगल में बैठी हुई है, वो भी देख रही है मेरे साथ मूवी। उन्होंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, वो सर्च कर रही है। जैसे पीडीएफ ऐसे आया था कि मेरिट के हिसाब से नहीं आया था, सिर्फ जनरल एक वो आ गया था, कॉमन मेरिट लिस्ट आ गई थी, आपको खुद अपना सर्च करना है कौन सी आपकी रैंक है। ठीक है। तो वो पूरा सर्च कर रही है, मैं आराम से मूवी देख रहा हूँ, और उन्होंने आके हल्ला कर दिया। मजा ही आ गया होगा। मैं बैठा ही रह गया। मम्मी वहां पे खड़े होकर रो रही है, मतलब यार अच्छा, लिटरली रो रही है वो। पापा मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी आपकी आंखों से आंसू आ जाए। पापा नाच रहे हैं वहां पे। और मतलब सामने मतलब ऐसा दृश्य हो रहा है, वर्थ इट कम है शब्द, वर्थ इट वर्ड। अच्छा, वो सैलरी वैलरी से ऊपर है वो वाला जो इमोशनल है, फील अलग है भाई, वो फील अलग है। मतलब आपने कैसे बताऊं यार, मतलब नहीं हम मेहनत ही कर रहे थे, लग जाओगे ना रिलेट कर पाओगे आप लोग बहुत ज्यादा, मतलब वो अलग है फीलिंग। अच्छा, तो चलो एक बात बताओ भाई, जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, जो कैमरे के उधर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव होंगे कि भाई देखिए ये कुछ एक बातें होती हैं, इनका प्लीज ध्यान रखना, जो गलतियां मेरे से हुई वो आप लोग मत करना। तो मतलब मेरे हिसाब से वही कहीं ना कहीं ये चीजों का ध्यान रखना, ये जो 5
6 साल की या 4-5 साल का जो तैयारी का फेज हो जाता है ना, कुछ लोगों का 4-4, 5-5, 6-6 साल तक चला जाता है, वो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो छोटा हो जाएगा, वो 1 साल 2 साल 2.5 साल में सिमट जाएगा। तो ऐसी कुछ एक अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो वो बताना चाहोगे तो प्लीज़। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये है कि बी ऑनेस्ट, किसी से भी ऑनेस्ट मत रहो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो। ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ते समय सिर्फ ये नहीं कि आप पूरे दिन बुक ही रीड करते जा रहे हैं, हम्म, उसके साथ आपको मॉक भी देने हैं। मॉक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपने पढ़ लिया पूरा सिलेबस, आपने मॉक एक भी नहीं लगाया तो बेकार है, कुछ नहीं पढ़ा आपने। हम्म, मैंने केवी के एग्जाम देने से पहले कम से कम 40 मॉक लगाए थे। 20 मॉक प्रतीक्षा सर के जो पुराने सिलेबस के थे, और 20 मॉक टेक्स्ट बुक और सर के मिला के। तो इतने मॉक लगाने के बाद मैं रियल एग्जाम में बैठा था। सो जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहेंगे, सिलेबस से पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे, मॉक लगाने से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ये बात याद रखिए, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम तो किसी को भी नहीं पता ना कि कहाँ से आने वाला है। मतलब नोबडी नोज कि कौन सी पोर्शन से आएगा, पर आपका जो मेन रोल प्ले करेगा वो आपका कॉन्फिडेंस होगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि एग्जाम सेंट्रिक होकर तैयारी कीजिए। मतलब अगर आप एग्जाम दे रहे हैं डीएसएसबी का, तो डीएसएसबी की क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कीजिए। अगर डीएसएसबी की रिक्वायरमेंट्स एनआईओएस है तो आपको एनआईओएस पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि मैं दूसरे एग्जाम्स देकर आया हूँ, या मतलब मैं अपने आप को मानूं कि मैं तो भाई एनडीए सीडीज देकर आया हूँ तो मैं तो ये दिन को तो निकाल ही लूंगा। नहीं, आपको उस एग्जाम सेंट्रिक तैयारी करनी पड़ेगी और वो देना पड़ेगा, उस हिसाब से ही आपका एग्जाम निकल पाएगा। बस मैं यही कहूँगा, बाकी तो जो भी है अच्छा ही होगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आपकी तरफ से कोई मेरे लिए कोई सुझाव हो तो वो बता सकते हो आप। नहीं सर, सुझाव यही है कि आप इसी तरीके से हम सबको मोटिवेट करते रहिए और सबका सिलेक्शन होता रहे और आप इंटरव्यू लेते रहे। मैं बढ़िया है, मेरे भी सब्सक्राइबर फिर बढ़ते रहे। और क्या, यहाँ ये तो कॉमन बेनिफिट है भाई, मुझे इस काम में मजा आ रहा है ना, वाही बटोरने में, और बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है, क्योंकि यहाँ जो बच्चा बैठा होगा सिलेक्शन लेके बैठा होगा, ठीक है। या फिर एक वो बच्चा बैठा होगा जो भाई अगर सिलेक्शन भी नहीं लिया है, उसकी जर्नी बहुत गजब है। तो बिल्कुल, तो अगर आप में से भी किसी का सिलेक्शन हुआ तो भाई आपका बिल्कुल स्वागत है। अगर आपके पास बढ़िया कहानी है, बढ़िया जर्नी है बताने के लिए, आपकी जर्नी से बच्चे कोई सीख सकता है, तो आपका हमेशा स्वागत है। कभी भी आइए, कभी भी बात कर सकते हैं एक आप चीज़ मेरे से। ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता था कि अगर आपका जैसे सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है और आप बहुत ही क्लोज हो, और आप मतलब मैंने फील किया उस चीज़ को यार, कि मतलब उस साइड पे रहकर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप बिल्कुल डिजर्विंग थे कुछ मार्क्स से, या कुछ कुछ कारणों से आपका नहीं हो पा रहा है, तो अपना होप मत लूज कीजिएगा। मतलब याद रखिएगा, आपका होप आपका है। एट द एंड ऑफ द डे सर्कल में सिर्फ आप हैं, और आपको एज एन इंडिविजुअल सोचना है अपने बारे में, क्योंकि सच में लाइफ हार्श तो है, क्योंकि आपका सक्सेस आपका है, फेलियर भी आपका ही है। तो उस चीज़ को रियलाइज कीजिए और होप मत छोड़िए कि मतलब नहीं हो पाएगा। क्या पता आप दरवाजे के जस्ट उधर ही खड़े थे, दरवाजा खुलने वाला था और आप ही बैकआउट कर गए। तो बस उस एक एफर्ट में, क्या पता वो एक एफर्ट आपको आगे ले जाता। तो बस होप नहीं खोनी है, एंड तक लड़ना है। और वो कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा, तू खींच धनु की डोर, साध निशाना अपनी मंजिल पे, बाकी तो बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया भाई। और ठीक है, इसी को एक मैं भी कोटेशन के साथ एंड करता हूँ। एक वो होता है ना, जब आपने कहा कि सर बार बार हम रह जाते हैं कि, और देखो एक चीज होती है, लड़ना सीखो जितना अपने आप आ जाता है फिर, है ना। रो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। क्या बात। समझे? तो बिल्कुल आप ये सोचो कि मेरी 12th हुई, जेबीटी हुई, जेबीटी होते सीटेट आए, 2 दिन बाद ही मेरा सीटेट क्लियर, और उसके जस्ट बाद ये डीएसएसबी का एग्जाम आए और मेरा वो भी क्लियर हो, और बस फिर उसके बाद हर महीने 60,000। ये तो एक इमेजिनरी दुनिया है, ऐसे नहीं होता। ये तो वन सिनेम, ये लगा लो आप, कोई एक आधा बच्चा ऐसा मिलेगा जिसके साथ ये हो जाता है। अदरवाइज भाई सबकी जर्नी गिर पड़ के ही शुरू होती है, और ऐसे ही सब चलते हैं। अपने आप को होपलेस मत बनाओ। अगर आप फेल हो रहे हो तो मतलब आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब सबसे बढ़िया डायरेक्शन में नहीं है, पर अगर आप फेल हो रहे हो लेकिन मेहनत कर रहे हो तो आप ठीक डायरेक्शन में हो। समझे? तो ये है भाई। तो बढ़िया लगा भाई सनी आपसे मिलके। आपने बुलाया। और
ठीक है ना। थैंक यू सर। अब मुझे तो वो चीजें ध्यान आ रही है, कहाँ हम वो केवीएस की जब इंटरव्यू तैयारी करते थे ना, तो पार्क में आते थे भाई ये बच्चे, और गेट टाप टाप के, वो है बोर्ड ना? बोर्ड लाना होता था, तो वो क्या होता था कि वहाँ के गेट्स खुले नहीं होते थे, हाँ, तो उसके ऊपर से टाप टाप के लेके जाते थे वो बोर्ड को। तो वहां पार्क में हम इंटरव्यू की तैयारी करते थे। अब एक आता ये मत कह देना कि तभी तो फेल हो गए। नहीं सर ने मतलब नहीं भाई। इसके इंटरव्यू के लिए मतलब अच्छी प्रिपरेशन हाँ, कराई हम सबकी। मुझे भी सर का टेलीग्राम से पता चला कि सर करा रहे हैं, तो मैंने भी ज्वाइन किया था कि इसके इंटरव्यू के लिए। हाँ, तो बढ़िया भाई, किसी ने हमारी हेल्प की दी, हम आप सबकी कर रहे हैं, आगे आप किसी और की करोगे तो एक जर्नी चलने वाली है हमेशा ही। ठीक है भाई सनी, बहुत बढ़िया लगा, और ऑल द बेस्ट आपको भी। बढ़िया तनख्वाह आए तो घर वालों के लिए कुछ बढ़िया गिफ्ट लेना, और ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को भी भाई। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिला होगा, और बस अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता देना, क्या बढ़िया लगा क्या नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरे लिए भी बता देना भाई क्या कुछ और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम, भारत माता की जय। चलो भाई।